Hanik. Hi, Shreyas. Hi. I want you guys to tell our viewers the whole process of Scrapchi. एफजी के पहले जब भी मैं ईवी स्टार्टअप में था तो तब मैं प्लान वॉज कि फ्यूचर को सही करना है. बहुत छोटी उम्र से काम करना स्टार्ट तोड़ू इंजीनियर मेरे टीम में चाहिए. इज नॉट ईजी बट नॉट इम्पॉसिबल. हमें लोग कॉन्स्टेंटली कचरा शेक बुलाते थे पहली पॉडकास्ट में इतनी हार्ट टचिंग स्टोरी. कि हमें इवेंचुअली उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी जो हमें. आज के टाइम में जीरो फंडिंग से एक कंपनी बनाना, यानी जीरो फंडिंग से एक करोड़ों की कंपनी अगर बनानी है तो ये एपिसोड ज़रूरी है. आज हमारे साथ है हैनिक काला और श्रेयस जलपुर, फाउंडर्स ऑफ स्क्रैपची. तो आज आप जानेंगे स्क्रैपची की सच्ची कहानी, द रियल स्टोरी फ्रॉम जीरो टू हीरो, क्रैश टू कैश. पॉडकास्ट एंड तक देखिएगा क्योंकि हमने इसमें बहुत रिलैक्स्ड वे में एंटरप्रेन्योरशिप की, स्टार्टअप की, स्ट्रगल्स की और सक्सेस की काफ़ी बातें की है. इस पॉडकास्ट से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, स्टार्टअप फाउंडर्स का माइंडसेट सीखने मिलेगा. तो चलिए जानिए आज स्टार्टअप फाउंडर्स का माइंडसेट और भारत का फ्यूचर, ओनली ऑन द वायरल पार्टनर्स शो. Hi, welcome to the Viral Partners show. Hi, Hanik. Hi, Shreyas. Hi. I'm so glad to have you guys here today. So, आप दोनों ने छोटी उम्र से काफ़ी मेहनत की है, बहुत छोटी उम्र से काम करना स्टार्ट किया है. दैट्स वेरी इंस्पायरिंग. एंड देन यू केम अप विद दिस स्क्रैपजी, योर ओन स्टार्टअप. मुझे खुद को स्क्रैपजी के बारे में काफ़ी कुछ पता है. आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय यू गाइज. But I want you guys to tell our viewers the whole process of Scrapchi. What inspired you to start Scrapchi? What is the motto behind it, and what's the aim behind it? So if we start with the motto, so जब भी मैं इसके पहले स्क्रैपजी के पहले जब भी मैं ईवी स्टार्टअप में था तो तब मैं प्लान वॉज कि फ्यूचर को सही करना है, फ्यूचर के जनरेशन के लिए सही करना है एंड उस फ्यूचर जनरेशन के लिए एनवायरनमेंट सही करना है. सो आई वॉज स्ट्रगलिंग विद दैट स्टार्टअप. सो जब भी हैनिक ने मुझे ये स्क्रैपजी प्रपोज किया तो तभी वी केम अप विद कि जब भी हम फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं दैट्स ईवी एंड व्हेन इट इज अबाउट स्क्रैपजी वी आर वर्किंग फ्रॉम टुडे टू वर्क टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट. आज हम वो रिसाइकल कर रहे हैं तभी जाके फ्यूचर अच्छा होगा. सो वी स्टार्टेड कि स्क्रैपजी से आज ही सही करना है तभी जाके फ्यूचर हमारा अच्छा होगा. Wow, that's great. मैं स्क्रैपजी के बारे में बताना चाहूँगा. सबसे पहले स्क्रैपजी इज स्टार्टअप दैट बाइस रिसाइक्लेबल स्क्रैप फ्रॉम द डोरस्टेप ऑफ द पीपल. वी प्रोवाइड हैसल फ्री पिकअप सर्विस एंड जेन्युइन मार्केट. तो आइडिया बहुत सिंपल रखा है हमने. आपके घर पे कोई भी स्क्रैप रहे तो हम आपके डोर स्टेप पर आकर सब कलेक्ट करेंगे और आपको उसके पैसे देंगे, बिकॉज हम चाहते हैं कि आपके गुड बिहेवियर को रिवॉर्ड करना चाहिए. Right. And इसके operations कैसे होते हैं basically? In detail. ऑपरेशंस भी हमने बहुत सिंपल रखे हैं कि जहाँ पे आप वेबसाइट के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू हमें बुक कर सकते हैं. आपके बताए स्लॉट पर हमारे पिकअप एग्जीक्यूटिव आपके डोर स्टेप पे आते हैं. आपके बताए हुए टाइमिंग पर हम मेक श्योर करते हैं कि आपको बेस्ट सर्विस मिले और वो डोर स्टेप पर आकर सब कुछ सेग्रीगेट करेंगे, वहीं पे वे करेंगे, आपको वहीं पे पैसे देंगे. वो सामान सब कुछ टेम्पो में डालकर हमारे वेयर हाउस में आए. वहाँ पे एक और सेग्रीगेशन का प्रोसेस चलता है. वो पूरा सेग्रीगेट होगा वापस, वहाँ से वो अपने डेजिग्नेटेड रिसाइकलर्स के पास जाएगा. So Scrapchi has a backing of a strong social cause. So that's recycling, right? तो जर्नी कैसी रही स्क्रैपजी की, कैसे शुरुआत हुई? क्योंकि ये ऐसा स्टार्टअप है जो ज़ीरो फंडिंग पे स्टार्ट हुआ है एंड देन अब करोड़ों की कंपनी बनी है. तो ज़ीरो फंडिंग से एक स्टार्टअप स्टार्ट करना, ये आपके लिए कितना कठिन था, कितने चैलेंजेस आए, आपने कैसे हैंडल किए, इसके बारे में बताइए. So when it comes to Scrapji and how we started, it was really raw. It's really tough to start a scrap startup because जब भी scrap के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे जो बिजनेस वाले होते हैं, स्क्रैप वाले होते हैं, दे आर इन दिस जर्नी फ्रॉम दी जनरेशन. मतलब उनके पिताजी कर रहे थे तभी जाके ये नेक्स्ट जनरेशन कर रहा है. एंड हम जब ही आए
तो we were in this raw and pure on effort only. And when we speak about how we start, so we are from a good family background. We are from the business background also, but our first sale was 500 rupees each. मतलब हमें 1000 रुपीज मिले थे जब हम लोग ने फर्स्ट हमारा जो स्टॉक था वो बेचा था, तो वी गॉट 500 रुपीज ईच. सो दिस वाज आवर स्टार्ट एंड दिस हाउ वी स्टार्ट. वाओ. जैसा हमने सही किया था Gen Zs ने सीखना चाहिए कुछ मिलेनियल्स से. You guys are millennials, right? कंप्लीटली. Gen Zs ने सीखना चाहिए. इवन हम जिंजी होते तो भी हम खुद को मिलेनियल से बुलाते हैं, वी डोंट वांट. Right. The millennial mindset is quite Exactly. different Yeah. and much more stable as compared to the Gen Zs. So जैसे मैंने कहा कि ज़ीरो फंडिंग पर आपने स्टार्ट किया, इसमें बोलते कहते हैं ना, चलकर गिरना, गिरकर उठना, वापस चलना और फिर दौड़े आप, ये सब कैसे किया? इसलिए मैं आपको हमारा थोड़ा स्टार्ट बताना चाहूँगा. जब मैंने श्रेयस को आइडिया ये पिच किया कि भाई तू ईवी स्टार्टअप में है, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे पता था कि मुझे एक तोड़ू इंजीनियर मेरी टीम में चाहिए, तो मैं कैसे भी करके आई वुडंट हैव टू नो एज एन आंसर. मैंने इनसे पिच किया और तब कोविड चालू था एंड कोविड में हर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे. सेम हम भी वही हो रहे थे, लेकिन हमें स्टार्ट तो करना था. तो फिर हमने क्या किया, हमने 600 रुपीज़ जोड़े साथ मिलकर और एक वेइंग स्केल खरीदी. एक वेइंग स्केल. So you started like with 600 rupees. 600 rupees was the seed fund we procured. Wow. एंड हमने एक वेइंग स्केल खरीदे और हमने 50 पैम्पलेट्स हमने प्रिंट किए. वो 50 पैम्पलेट्स हमने आजू बाजू में हमने खुद ने जाकर हर जगह पर डाल दिया. हम वो डालकर घर पहुँचे और हमें ऑलरेडी 3 से 4 कॉल्स आ चुके थे. एट दैट पॉइंट ऑफ वी न्यू कि हमें एक छोटा सा ही सही बट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मिल चुका है. हमने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए बट वो रखेंगे कहाँ. ये बहुत बड़ा चैलेंज था. तो ये चीज़ मैंने फिर हमारे घर वालों को बताई. घर वालों ने थोड़ा सोचा और थोड़ा सोचने से पहले ही मैंने उनसे कुछ मांग सकूं उनसे पहले उन्होंने मुझे कह दिया कि आप पूरा स्क्रैप हमारे घर पर रखिए. तो आप समझ सकते हैं मैम कि जो कचरा या जो स्क्रैप या जो रिसाइकलेबल जो भी लोग इन्हें कहते हैं, वो लोग अपने घर से फेंक देते थे. मैं वो सब कुछ उठाकर हमारे घर पर रखता था, जहाँ पे हम वहीं रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं सोते हैं, सब कुछ वहीं. एंड आज भी मैं जब ये बोलता हूँ तो बहुत हार्ट फिल्ड हो जाता है बहुत, बिकॉज मैं 5th फ्लोर पर रहता हूँ विथ नो लिफ्ट. एंड मैं और श्रेयस ऑर्डर्स करते थे एंड मेरी छोटी बहन जो 18 ईयर्स ओल्ड थी तभी, वो अपने कंधे पर रखकर वो 5th फ्लोर ऊपर चढ़ाते थे. सब सामान, बुक्स, आयरन, मेटल्स, एवरीथिंग. वो ऐसा जर्नी था कि हम वो कभी भी नहीं भूलेंगे. एंड वी फील ग्रेटफुल बिकॉज मैं आज भी आपको भी अगर देखता हूँ तो आपके मॉम अभी भी आपके साथ में है, कॉन्स्टेंटली आपको हेल्प करते हैं. और कितना ग्रेटफुल फील होता है जब भी फैमिली की बैकिंग होती है, बिकॉज हम बहुत जल्दी समझ नहीं पाते कि कितनी बड़ी चीज़ है. एंड तब वो टाइम पर ऐसा लगता है कि ये कॉज सिर्फ हमारा नहीं, हम सबका है. और वो चीज़ हमें इतना ड्राइव करता है वापस उठ के वापस काम करना है. यस, रिसाइकलिंग करना है, इंडिया को बेटर करना है, लेकिन ऐसी चीज़ होती है जो हमें आज भी उठकर बोलती है कि इनके लिए हमें करना है. पहली पॉडकास्ट में इतनी हार्ट टचिंग स्टोरी, सीरियसली. मतलब मैं हमेशा कहती हूँ, ऑडियंस से भी कहती हूँ, मेरे फैंस, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स जो मेरी फैमिली है, उनसे भी यही कहती हूँ कि जब परिवार साथ दे देना तब कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता. दैट आई एम सेइंग अगेन, लाइक लिसनिंग अगेन. स्टिल गूज़बम्प्स आते Yeah. हैं मैं जब ये बोलता हूँ. सो एज यू कन्वेड कि चलकर गिरना और गिरकर वापस उठना और दौड़ना, सो आई टेक इट as I'm from the kickboxing background. I've been a national championship. I've been a gold medalist in a national championship background. So I take it as a, मतलब जब भी हम entrepreneur journey है, I take it as a boxing ring. I take it as a boxing match. And when we are in the ring, there's no option of backing out. Once you get knocked down, you have to get up. You have to raise your hands and be ready for the next punch or get punched. So that's the only way I take it as a boxing ring. And मैं यही बोलना चाहूँगा कि वापस उठ के वापस चलना है, वापस गिरना है, वापस उठना और वापस दौड़ना है. फाइट बैक कर. Yes, we have to fight back. There's no option. Just we have to suck it up, get and get punched or get
पंच। वाह। So, आज की इंडियन सोसाइटी में, बीइंग इनटू दिस इंडियन सोसाइटी, जहाँ पर पढ़े लिखे गंवार हैं, मैं कह सकती हूँ कि जो जिनकी क्वालिफ़िकेशन काफ़ी अच्छी है बट मेंटालिटी नहीं है, ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर स्क्रैप का बिज़नेस स्टार्ट करना, कि वी नो दैट स्क्रैप बिजनेस इज़ ह्यूज इन इंडिया, बट देन what all things you got to listen from people, what all comments you got, कि कोई कहता है स्क्रैप बिजनेस, कहते हैं तो कबाड़ी वाला, ये फर्स्ट वर्ड आता है लोगों के दिमाग में। तो क्या ऐसे कमेंट्स आए थे? क्या लोगों ने मजाक उड़ाया था? एंड इफ़ यस, देन हाउ डिड यू गाइज रिएक्ट टू दोज थिंग्स? जब भी हमने स्टार्ट किया तब हम मिलेनियल्स में, आपने जैसे कहा कि एक बहुत फेमस मूवी है फिर हेरा फेरी, और उसमें बहुत आइकॉनिक कैरेक्टर है कचरा शेख। हमें लोग कॉन्स्टेंटली कचरा शेख बुलाते थे, एंड ऑनेस्टली हमने बहुत ह्यूमरसली वो लिया, लेकिन डीप डाउन वी न्यू कि थोड़ा तो बुरा लगता है। जब भी कोई चीज़ हमें ऐसी कहे तो हमें बुरा तो लगता है, लेकिन जो हमारे वेरी क्लोज फ्रेंड्स थे, जो आज भी हमारे साथ हैं, हमारी फैमिलीज़, उनके क्लैप्स इतने लाउडर थे कि हमें इवेंचुअली उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी जो हमें बुरा कहना चाहते थे। नाइस, नाइस स्पिरिट। You are one of those people who have been clapping for us from since beginning. Thank you. Because I believed in you guys. Not as friends, but the way you were struggling and the way you were fighting, like every day, wake up with the same attitude, wake up with the same energy, and पता नहीं आगे क्या होने वाला है still. अब हमारे जो जैसे मैंने कहा, हमारे एस्पायरिंग, हम ये पॉडकास्ट बना रहे हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे एस्पायरिंग स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए। उन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या करना चाहिए? लाइक पीपल डोंट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, बिकॉज हर किसी को राइट गाइडेंस नहीं मिलता। सी, हमारी भी जर्नी कुछ ऐसी ही रही है कि हमें राइट टाइम पर राइट गाइडेंस नहीं मिला, हमने हमारे वेज नेविगेट किए हैं। सो मैं नहीं चाहती कि आप रोड मैप बताओ, बिकॉज किसी का रोड मैप सेम नहीं होता, बट आप क्या गाइड करोगे? उन्होंने बुक्स कौन से पढ़नी चाहिए, कोई कोर्सेज करने चाहिए कि कैसे पिच बनाने हैं, कैसे उनके प्रेजेंटेशंस पिच करने हैं, या फिर कहाँ वर्कशॉप्स अटेंड करने चाहिए? व्हाट विल यू सजेस्ट? मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद भी बुक्स बहुत पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बुक्स पढ़ना बहुत ओवररेटेड है। अगर वो 300 पेजेस के बुक्स में अगर आप एक पेज को भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते तो बुक का कोई मतलब नहीं। बहुत सारे बुक्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, जैसे 0 to 1 है, गुड टू ग्रेट है, एटॉमिक हैबिट्स हैं, ऐसे जो बुक्स हैं जो बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोर वैल्यू हमारा एक एंटरप्रेन्योर्स का परसिवरेंस और एग्जीक्यूशन होना चाहिए। परसिवरेंस बिकॉज श्रेयस ने कहा कि आपको पंचेस पढ़ते रहेंगे। आप हो सकता है कि बॉक्सर जैसे आपकी मेंटालिटी ना रहे, गोल्ड मेडलिस्ट जैसे आपकी मेंटालिटी ना रहे, बट वो ग्रिट अगर आपके अंदर है तो टाइड्स हमेशा चेंज होते हैं। सेकेंडली, आप जो बुक्स पढ़ रहे हैं, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 10 बुक्स लेकर ना बैठें। आप भले ही एक बुक लें, बट वो एक बुक के एटलीस्ट 10 पेज एग्जीक्यूट करने ट्राई करें। आपके पास मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, आपके पास यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको बहुत नॉलेज दे देंगे। इवेंचुअली जो एग्जीक्यूट करेगा, मुझे लगता है हर किसी के पास 100 आइडियाज़ हैं, जो बंदा एग्जीक्यूट करेगा और उस पर डटा रहेगा, जिसे ग्रिट बोलते हैं, तो वो बहुत आगे जाएगा। एंड एनी वर्कशॉप्स और कोर्सेस? मुझे ऐसा लगता है कि कोर्सेस, अगर हम समझो कोर्सेस लेते हैं, बहुत सारे मार्केट में कोर्सेस अवेलेबल हैं, लेकिन कोर्सेज से भी ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि मेंटोर की ज़रूरत है। ऐसा कोई मेंटोर चूज़ कीजिए जिसने ऑलरेडी बिजनेस बनाया हो। वो हो सकता है कि मेंटोरशिप में पब्लिकली अवेलेबल ना रहे, लेकिन आपको राइट मेंटोर चूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको उनसे इतने सीखने मिलेगा जो हज़ारों वर्कशॉप्स के बराबर होते हैं। वो कहते हैं ना, इफ़ यू वांट टू बी एंड फ्लाई लाइक एन ईगल, बी विथ ईगल, नॉट विथ स्पैरोज। Exactly. There is a difference between theoretical and practical knowledge. As you said, are there any courses or are there any books? What I would suggest, as an engineering background, I'm not much of a study person. जैसे कि हर इंजीनियर का वही स्टोरी है कि कोई पढ़ता नहीं है एंड लास्ट मोमेंट पहली रात में पढ़ाई करो, पास हो जाओ।
So when I say कि surround yourself with good people, I mean to say कि people like you, people like him, people like my mentor also Rahish Dhoni. So जब भी whenever I feel down, I talk to you people. You guys motivate me. You guys show me what really I am. So this is I'm saying कि when you are into this journey, surround yourself with good people. And as I'm an introvert, तो खुद को टाइम दो, खुद को मोटिवेट करो. दैट्स द इनर स्पिरिट यू शुड हैव. एक अंदर एक दिया जलाना ज़रूरी है. तो वो एक बात होना बहुत ज़रूरी है एज ए एंटरप्रेन्योर. इसमें ना एक डैन पीना करके एक बिलियनियर कोच है, उनका एक बहुत अच्छा कोट है कि शो मी योर 5 फ्रेंड्स, आई विल शो योर फ्यूचर. वाओ. आपके 5 फ्रेंड्स जिनके साथ आप कॉन्स्टेंटली हैंग आउट करते हैं, वो आपका फ्यूचर है. हमने एक्चुअली यही चीज़ को रेप्लिकेट किया है हमारे लाइफ में. वी स्टॉप्ड हैंगिंग आउट विद पीपल जो पूरा दिन क्लब्स में होते हैं, पूरे दिन पार्टीज करते Who हैं. drain out your energy. एग्जैक्टली. I totally believe in that. मतलब you need to have a good circle because यही लोग आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं. एंड फ्रेंड्स आर फ्रेंड्स, लाइक दे आर few and others are social contacts. That's what I believe in. It doesn't matter. It's a circle. It's okay if you have a single line. As I have a single line, you are my best friend. He is my best friend. It's okay. You don't have a circle. Even if it's a line, it's okay. You can hang out with them and you can talk to those guys. You can cheer up. You can get cheered up. Right. True. अब आपके स्ट्रगल के बारे में जान लिया. अब शुरुआत होती है. पहले तो आपने जैसे कि आपने ज़ीरो फंडिंग से स्टार्ट किया, तो पहले तो आपने इन्वेस्टर्स ढूंढे होंगे, बहुत कोशिशें की होंगी. मतलब पता नहीं कितने काउंट्स होंगे, लेकिन कितनी कोशिशों के काउंट्स होंगे. तो फर्स्ट पिच कैसे था, कैसा प्रेजेंटेशन था, हाउ मेनी टाइम्स यू गॉट रिजेक्टेड, व्हाट वाज द स्टोरी? सो जब हमारा पहला पिच था, तब मुझे याद है कि बहुत सारे मल्टीपल पिचेस तभी साथ में थे और हम इतने नर्वस थे कि मैंने कुछ खाया नहीं था, कुछ पिया नहीं था. एंड स्टिल रिमेंबर द पिच वाज एट 11. ऑफ कोर्स इट गॉट डिले एंड 1:30 तक हो गया था. एंड टिल द टाइम आई वाज पिचिंग, मैं इन्वेस्टर्स के सामने पिच करता हूँ एंड ऑलमोस्ट श्रेयस मुझे वहाँ से देख रहा है कि मैं ब्लू हो रहा हूँ. मैं ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस होने पे था बिकॉज मैंने इतने फ़िक्र में और इतने इंटेंसिटी हाई अपनी बॉडी की रखी थी कि मैं एक्चुअली समझ नहीं पा रहा था मैं क्या बोल रहा हूँ. मेरे माइंड और टंग का कनेक्शन टोटली छूट चुका था. लोग कहते हैं इसलिए कि फ़र्स्ट टाइम हमेशा डिफ़िकल्ट होता है एंड हमारे लिए भी बहुत अनप्लेजेंटली डिफ़िकल्ट था वो. Our pitch was literally like dancing के invest in us. We were literally dancing कि हमारा business ऐसा, हमारा business वैसा. And investors will be like, अरे ये तो कबाड़ी वाला भी करता है. नहीं sir, we are different or everything. But we have got stable. We have focus and we have faith in our business कि हमारा business यही है. If you don't like our business and if you don't like our mode, then with all due respect, you are not our investor or you are not our guy. And we are firm on our business. We are firm on our idea. This is our story. बिकॉज इनिशियली जब भी हमने स्टार्ट किया, हम बहुत ही ज़्यादा पुश करने ट्राई करते थे. एंड एक सेल्स 101 है कि जैसे ही हम पुश करने ट्राई करते हैं तो सामने वाला और रिटेलिएट करते हैं. राइट. वो जाने देते हैं, वो और दूर भागते हैं. हम वहीं पे रहे, हमने हमारे आइडिया पे बिलीव किया, हमने एक्शंस में हमेशा माना है और एक्शंस हमने डिलीवर किए हैं रिजल्ट्स के साथ. उसके बाद चीज़ें पुल होने लगी. बहुत बिग डिफरेंस था हमारे पिच में. And then you guys got rejected lots of times. How many Many times? times. We lost the count actually. Eventually we had a count till 35. Oh, Beyond that we lost the count. okay. But after that, the major difference we made is कि we should stop dancing. We should stop convincing and keep your head down and work on your business, work on your numbers. That will show the investors, that will show the people. That's what we are doing and that's what we will be doing. And honestly we are not saying any bad to the investors No. because उनके भी टेबल पर thousands of pitches हैं. Today startup in India are the next big thing. उनके भी टेबल्स पर thousands of pitches हैं. How we can stand out? अगर 1000 में से 999 लोग नाच रहे हैं, उनसे पैसे मांग रहे हैं, वो एक अगर वैसे हैं जो नंबर्स डिलीवर कर रहे हैं और अपनी जगह पर खड़े हैं,
ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। डूज तो सब बताते हैं, मतलब क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पर क्या नहीं करना चाहिए वो तो तब पता चलता है जब हम काफ़ी टाइम ट्राई करते हैं, गलत चीज़ें होती है, उससे हम सीखते हैं, अपने मिस्टेक से सीखते हैं कि अभी ये अवॉइड करना चाहिए। तो वो जो नए स्टार्टअप फाउंडर्स है, एस्पायरिंग स्टार्टअप फाउंडर्स है, उनको आपका क्या सजेशन रहेगा कि क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट आर थिंग्स टू अवॉइड? मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखकर कोई स्टार्टअप चालू करते हैं वो बहुत ज़्यादा लास्ट नहीं कर पाते, बिकॉज टू स्टार्ट अ स्टार्टअप आपके अंदर एक कॉज के साथ एक इंस्पिरेशन होनी चाहिए। बहुत ही थिन लाइन का फ़र्क है मोटिवेशन और इंस्पिरेशन। अगर आप इंस्पायर्ड हैं कोई चीज़ को लेकर, तो जब डाउन्स आएंगे, जब टाइड्स आपके अगेंस्ट होंगे, तब आप उसे फाइट करने की चाह रखेंगे। अगर आप मोटिवेट होंगे तो मोटिवेशन एक डोपामिन की तरह है, वो बहुत जल्दी वापस नीचे आ जाएगा। सेकेंडली, मुझे ऐसा लगता है कि जो इंस्टाग्राम के गुरुज़ हैं, जो बहुत आपने ऐसे वीडियोस देखे रहेंगे जो बोलेंगे 10,000 रुपये में आप बिज़नेस स्टार्ट कर लो, आपको 2 लाख रुपये मुनाफा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप रॉन्ग हीरोज़ चूज़ कर रहे हैं जब भी ऐसे वीडियोस देखते हैं, बिकॉज आप एक एस्केप के लिए वो देख रहे हैं, और जैसे ही वो देखकर आप कुछ स्टार्ट करेंगे तो आप वो सारी चीज़ें ओवरहेड्स देखकर फंस जाएंगे। आपको एक्चुअली नहीं पता कि क्या करना है उसके आगे। डेफिनेटली आप मोटिवेट होकर कभी भी मत कीजिए, और अगर अंदर से इंस्पिरेशन है कोई कॉज के पीछे तो वही कीजिए। एंड द मेजर थिंग इज कि जब भी आप कोई बिजनेस या स्टार्टअप चालू करना चाहें या कर रहे हैं, इट शुड नॉट दी ओनली वे टू एस्केप अ मैट्रिक्स। एज यू नो कि मैट्रिक्स एक वर्ड चल रहा है कि जो जॉब कर रहे हैं, हु आर डूइंग 9 to 5 जॉब्स, दे आर इनटू अ मैट्रिक्स। दैट इट्स शुड नॉट बी द रीज़न कि आपको मैट्रिक्स एस्केप करना है तभी आप जाके बिजनेस या स्टार्टअप खोल रहे हैं। बिकॉज getting into a business, being an entrepreneur, getting into startup world, it's a 3-year game minimum. And 3-year game, when I say 3-year game, 3 साल you would not be earning, you would not be able to give anything at your home, and 3 years up you would be at war every fucking day, I would say. It's a everyday war, it's a everyday fight. It's going to be it's going to be really tough. When I'm saying this, I'm going to be into a flashback and getting all the flashes ki what I've been through, the psychological fight, and even now it's everyday fight also. Even after 3 years, it's a fight. It's a constant fight. एंड मुझे ऐसा लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप आज के टाइम पर बहुत ग्लोरीफाई कर चुके हैं लोग। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं सीईओ हूँ। वो एक चाय का स्टॉल चालू कर लेंगे, उसे स्टार्टअप कहेंगे, और फिर कहेंगे मैं उस चीज़ का सीईओ हूँ। सीईओ क्या है, एक स्टार्टअप क्या है, उनमें बहुत ज़्यादा अलग अलग चैलेंजेस है, अलग अलग माइंडसेट होना चाहिए। अगर आपको स्टार्टअप करना है, आपका मॉडल स्केलेबल होना चाहिए, आपका मॉडल में टेक होना चाहिए। बहुत सारे डूज लोगों को, हर किसी को पता है, जो क्लीशे बुक में हमेशा लिखे हुए रहते हैं। आपने बहुत सही क्वेश्चन किया ये डोंट्स पूछकर, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहते, लेकिन आप करना चाहते हैं तो देयर इज़ नो वे गोइंग बैक। वहीं पे आप फाइट कीजिए और वहीं पे आप गो थ्रू कीजिए। देयर इज नो यू टर्न। No. अभी आपके स्क्रैप आइटम्स पर आते हैं। ऐसे कोई यूनिक आइटम मिला है अभी तक स्क्रैप में जो आपने संभाल के रखा हो, या फिर कुछ अलग? Yeah, once I remember very clearly because we have that thing with us right at our home कि हमें मिला है एक World War II का जर्मन कैमरा। The company which was used by Hitler when he was slaughtering or at war, he was clicking pictures with that company's camera. We have that camera with us at our homes. We have kept it as a souvenir because that was the time when we were struggling, when we were getting our hands dirty, when we were learning about the entrepreneurship, about the scrap G, and also about the scrap startup or Bangal. We were learning about that, so we have kept it as a souvenir. और हम आपको भी थैंक यू पूछना चाहेंगे कि थैंक यू कहना चाहेंगे आपको कि आपने ये नहीं पूछा कि अपसेट चीज़ें क्या आई, आपने अच्छा हुआ ये चीज़ ये पूछा कि अच्छी चीज़ें क्या आई। अच्छी चीज़ें क्या है, राइट? Episode we have got many. So this camera can make you guys a billionaire.
You are. स्क्रैप जी तो आपने पैसा- करोड़ों की कंपनी बना दी, बट दिस कैमरा इटसेल्फ कैन मेक यू अ बिलियनियर. पैसा आएगा, बट वी आर कीपिंग इट एज अ सुवेनियर, वी आर कीपिंग इट एज अ मेमोरी की वो टाइम का कैमरा, दैट्स अ स्पेशल कंपनी, दैट्स अ स्पेशल कैमरा. सो आवर प्लान इज नॉट टू सेल, वी आर कीपिंग इट. तो कुछ सोचा है जब ऐसी चीज़ें आएंगी धीरे धीरे धीरे, तब खुद का कुछ एक म्यूज़ियम खोलने का सोचा है? पर्सनल म्यूजियम डेफिनेटली कुछ करेंगे, लेकिन राइट नाउ नॉट फॉर द पब्लिक. Nice. Or I have like been through lots of posts of yours when my team, we were researching about you guys, your business and everything. उसमें मैंने देखा आपने जोमेटो का एक बैग आपको जो स्क्रैप में आया था, you just donated that to the Zomato guy. You ordered something and then you donated him. ऐसे बहुत सी चीज़ें आपने की है, उसके बारे में बताइए. एक्चुअली बीइंग इन अ स्क्रैप बिजनेस, आज हर कोई बहुत जल्दी चीज़ें चेंज करते हैं अपनी. थोड़ी सी भी डिफेक्ट हो जाए वो चीज़ें चेंज कर लेते हैं, जबकि वो परफेक्टली यूज़ करने लायक होती है. आज हम बहुत कम वीडियो शूट करते हैं ये डोनेशंस के, बट हम क्लोज टू 300 to 350 बुक्स हर महीने डोनेट करते हैं, एवरी मंथ. हम स्टेशनरीज डोनेशन में देते हैं, बिकॉज बीइंग इन अ स्क्रैप कंपनी हमें सब कुछ पेनीज में आते हैं. एंड उसे रिसाइकल करने से अच्छा है हम अगर किसी को रीयूज़ करने दे सकते हैं, जो हो सकता है वो अफोर्ड ना कर पाए, उनके लिए हमें अगर हम कोई भी चीज़ कर सकते हैं तो वो बहुत बड़ी बात लगती है. और ये सब आप बिना बताए करते हो, Yes, मतलब yes. बिहाइंड द कैमरा. Yes. कोई दिल छू जाने वाला इंसिडेंट ये सारी जर्नी में, जैसे ये पॉडकास्ट के शुरुआत में आपने कहा था लाइक इट वाज हार्ट टचिंग, वैसे ये जो आप ऑपरेशंस कर रहे हो, आपकी डेली स्ट्रगल चल रही है, इसमें कोई दिल छू जाने वाला इंसिडेंट? मुझे ऐसा लगता है कि जो दिनेश कार्तिक वाला इंसिडेंट था, उससे बिगर मोमेंट हमारे कभी लाइफ में ना आया है ना आएगा कभी. या वी आर कमिंग टू दैट. कुछ और इमोशनल इंसिडेंट ऐसे कुछ हुआ था? शायद आपके डैड का जो डिमाइस हुआ था. ये मैं बोलता हूँ वो अच्छा लगेगा. आपने एक इमोशनल बात की है, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक एंटरप्रेन्योर का ग्रिड क्या रहता है. ये पूरी जर्नी में बहुत सारे अप डाउन्स आए हैं, बहुत सारे स्लीपलेस नाइट्स हुए हमारे लाइफ में. एक ऐसा इंसिडेंट था जो मुझे लगता है श्रेयस नहीं बताएगा, बट मैं बताना चाहूँगा. वही जर्नी के बीच में जब हम स्ट्रगल कर रहे थे, जब हम खुद ऑर्डर्स कर रहे थे टू अंडरस्टैंड द मार्केट एंड बिजनेस नुआंसेस, उनके फादर की डेथ हो गई. एंड जब भी हम ऑर्डर कर रहे थे, मैंने श्रेयस से कहा कि श्रेयस टेक लीव, 15-20 दिन हम नहीं करते, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, इट्स फाइन. श्रेयस मुझे जब ये कहता है तो आज भी मैं बहुत फील्ड हो जाता हूँ. जहाँ पे उसने बोला मुझे, हमने 1 वीक का गैप लिया था उसके बीच में, एंड 8th डे पर श्रेयस का मुझे कॉल आया कि भाई लेट्स स्टार्ट अगेन, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा गैप करेंगे तो पूरा लिंक टूट जाएगा हमारा. हमने जो मेहनत करके ऑलरेडी जो ब्रिक्स लगाए हैं वो वापस टूट जाएंगे. और मुझे आज भी वो दिन ऐसे याद है जैसे वो कल की रात थी, जहाँ पे हम ऑर्डर्स कर रहे हैं, श्रेयस नीचे खड़ा है, श्रेयस इज़ क्राइंग. मुझे पता नहीं कैसे रिएक्ट करना है इसमें. श्रेयस अपने आंसू पोंछ रहा है अपने आप, वापस वो वज़न काटा हाथ में लेता है, वो बैग हाथ में लेता है, ऊपर जाता है, वो ऑर्डर करता है, वापस नीचे आता है. ऐसी चीज़ें मुझे बताती हैं कि कैसे लोगों के साथ हमें रहना चाहिए. और ये चीज़ मुझे आज भी मोटिवेट करती है. किसी के घर पे डेथ, अपने फादर की डेथ को पीछे रखकर जो कॉज के पीछे हम जा रहे हैं उसी के साथ, मुझे लगता है इसका ब्रिलियंट इंसिडेंट विराट कोहली के साथ भी हुआ था, जहाँ पे बीच रणजी मैच में उनके डैड की डेथ हो गई थी और नेक्स्ट डे ही प्लेड द मैच. मुझे लगता है आज उसे किंग कोहली इसीलिए बुलाते हैं. एंड मैं इतना तो कह सकता हूँ कि हम भी वही जर्नी के पीछे जा रहे हैं. ट्रू दैट, वेरी ट्रू. थोड़ा हैवी हो गया पॉडकास्ट, लेट्स मेक इट लिटिल लाइट. आपको क्या लगता है सबसे प्रॉफिटेबल कबाड़, सबसे प्रॉफिटेबल स्क्रैप, क्योंकि आप स्क्रैप जी में क्या क्या स्क्रैप लेते हो, एंड इसमें सबसे प्रॉफिटेबल स्क्रैप क्या होता है? So when we say कि आप क्या when you ask कि आप क्या लेते, तो we take everything that recycles such as paper, metals,
plastics, cardboards. Especially, we also take clothes and e-waste. So when you say what is more profitable, we can say and we would like to convey that ki most profitable is clothes and e-waste. As when we talk about scrap, it's all about supply and demand. So यहाँ पे at this time कपड़े का सप्लाई बहुत ज़्यादा है बट आगे रिसाइकलिंग के लिए डिमांड बहुत कम है सो द प्राइस इज हाई एंड ऑल्सो वी आर दी ओनली वन स्टार्टअप हु टेक्स क्लोज फॉर द रिसाइकलिंग सो वी आर हेवीली प्रॉफिटेबल एंड वी गेन अ हाई प्रॉफिट्स इन द क्लोथ्स एंड वेस्ट ऑल्सो. मुझे ऐसा लगता है इसमें मेन रीज़न ये भी है कि फास्ट फैशन इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रहा है आज एंड लोग हो सकता है ओबिसिटी की वजह से हो या फैशन चेंजेस की वजह से हो बहुत जल्दी अपने कपड़े चेंज करते हैं. एंड कोविड का ऐसा प्री कोविड ऐसा टाइम था कि जो लोकल भांडी वाले आपको पता रहेगा वो आते थे और वो लेकर जाते थे, लेकिन आज पोस्ट कोविड वो भी नहीं आते. एंड जो अनाथ आश्रम है, जो डोनेशन हाउसेस हैं, उन्हें ऑलरेडी इतनी नई नई चीज़ें आती हैं कि लोग वहाँ पर भी आज कपड़े नहीं लेते. कपड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम बन चुका था नॉर्मल लोगों के लिए. उसी वजह से हम स्क्रैपजी ने स्टार्ट किया क्लोथ्स खरीदना. एंड फास्ट फैशन इज़ द न्यू फैशन, जो आपने एक पोस्ट डाली है कि ये जो नए सस्ते कपड़े मिलते हैं, हम मतलब आई वोंट टेक नेम्स ऑफ एनी ब्रांड्स, बट 99 में टी शर्ट, 199 में टी शर्ट्स, ये कैसे, मतलब उनको भी ये कैसे अफोर्ड होता है, बिकॉज इट्स नॉट प्योर, इसीलिए अफोर्ड कर पाते हैं. तो आपने ये पोस्ट किया था कि दिस इज़ प्लास्टिक, एंड बहुत से कपड़े जब जलाए जाते हैं डंपिंग ग्राउंड्स में, दैट टर्न्स इनटू प्लास्टिक बिकॉज पॉलिस्टर होता है. सो टेल अस समथिंग अबाउट दैट. मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है. लोगों के लिए किसी ना किसी को उसका बिल पे करना ही होगा, या तो वो हम कर सकते हैं या तो वो अर्थ करेगा. एंड जब हम वो कपड़े जलाते हैं, इवेंचुअली जब रिसाइकल नहीं हो पाते पॉलिस्टर के कपड़े और उसे जलाए जाते हैं, तो उसमें सेम पार्टिकल्स रिलीज होते हैं जो प्लास्टिक जलाने पर होते हैं. हम भले ही वो 99 के कपड़े खरीद रहे हैं और हमें बिल कम आ रहा है, हमारी फ्यूचर जनरेशन वो बिल पे कर रही है. The nature is paying the bills. And when we say we are getting into the clothes and we are taking clothes for recycling, we are also uplifting a community called Wagri community who are into this cloth recycling or upcycling, whatever we can say. They are into this cloth recycling and upcycling for over 100 years and nobody knows about them. Very few people know about them. Just because we are in this industry, we are also taking clothes, we know about them. So we are trying to make a change, not only for the environment but also for the people, and we are trying to uplift a community called Wagri community, and we are helping them, we are giving them employment also, we are sharing our profits with them. So that's what we love and that's what Scrapji is doing right now. So मैंने तो कहा था एक, मतलब your business is backed up by a social cause, one social cause. These are multiple social causes, because आप उनकी भी हेल्प कर रहे हो, आप रिसाइकलिंग कर ओवरऑल एनवायरनमेंट की भी हेल्प कर रहे हो, आप लोगों की भी मदद कर रहे हो, आप जोमेटो वालों को भी मदद कर रहे हो, आप बहुत से लोगों को बिहाइंड द कैमरा मदद कर रहे हो. ग्रेट जॉब. थैंक यू सो मच. नाउ सबसे स्पेशल पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट, दिनेश कार्तिक एंड दीपिका पल्लिकल. इतने बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स आपके ब्रांड के लिए लाना, क्या एक्सपीरियंस था? 2-3 सवाल साथ में पूछूंगी. कैसे वहाँ तक पहुँचे, देन पिच कैसे किया, हाउ आर दे एज ह्यूमन बींग्स, लाइक हाउ इज़ द नेचर, रूड है, काफ़ी स्वीट है. फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसे था? क्या वो सेम एक्सपीरियंस था जो फर्स्ट पिच के टाइम पे था? ओवरऑल सब कुछ जानना है. उसके लिए थोड़ा बैक स्टोरी पे चले जाते हैं. मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि जब हम दिनेश कार्तिक से मिले, उसके पहले के कुछ दिन कैसे थे. उसके पहले के कुछ दिन ऐसे थे कि हमें क्लोज टू 2.5 लाख का लॉस हो गया था. एंड हम इतना बड़ा लॉस था वो टाइम पर हमारे लिए कि वो 2 grown 26 year olds को रुलाने के लिए काफ़ी था. एंड एक एंटरप्रेन्योर्स में हमेशा एक बात होती है कि वो हमेशा बड़े बड़े स्टार्स को शूट करने वो कभी भी डरते नहीं. वो हमेशा चाहते हैं कि एक
बड़े सेलिब्रिटी से मिलकर हमें एक बात कर पाए। एंड विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी थी जहाँ पर हमने दिनेश कार्तिक से बात की। ऑफ कोर्स वो प्री मैच था, तो उन्होंने कहा कि आप मेरा कार्ड ले लीजिए, बिकॉज द सेकेंड हमने उन्हें इतना कहा कि हम सस्टेनेबिलिटी के पीछे कुछ करना चाहते हैं, सस्टेनेबिलिटी के साथ हम उनके साथ कुछ करना चाहते हैं, तो ये सेट कि आई एम इंटरेस्टेड, आप मेरा कार्ड लीजिए और मुझे कॉल कीजिए। तो उनके मैनेजर से हमने कॉन्स्टेंटली बातें की, क्लोज टू 7 to 8 मंथ्स तक हमने उनसे फॉलो अप लिया। You were chasing them. यस एंड 6 से 7 महीने के बीच में चेन्नई में फ्लड्स आए, बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज़ चेन्नई में आए, और वो टाइम पर हमने भी पेशेंस बताया और उनकी टीम ने भी बखूबी हमारा साथ दिया। और ऐसा टाइम था स्क्रैप जी में जहाँ पर हम बैठ कर, मैं और श्रेयस सोच रहे थे कि क्या हमें ये कंटिन्यू करना है आज भी, बिकॉज बहुत बुरे फेज से हम चल रहे थे और हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। तभी एक कॉल आता है दिनेश कार्तिक के मैनेजर का, आफ्टर 7 to 8 months वी पिक द कॉल अप एंड ही सेज द दिनेश वांट टू सी यू। ओके सर, हमने कहा उन्हें कॉल पर, बोला सर कहाँ पे, मुंबई में मिलना है? बोला नहीं, उसके घर पर चेन्नई में वो आपको बुला रहा है। और दो बार टीयर्स हमने वो दिन शेड किए, एक बार सोच कर कि यार क्या हमें कंटिन्यू करना है या नहीं, और दूसरी बार नाचते हुए। वहाँ से हमने हमारे दोस्त से पैसे बोरो किए, हमने फ़्लाइट्स बुक की। ऑनेस्टली मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट थी वो, और फर्स्ट फ्लाइट ही हम दिनेश कार्तिक के पास मिलके उनके घर के पास जब हम पहुँचे, तब तक हमें बिलीव नहीं हो रहा था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ये मुझे पता था। बिकॉज लोग कहते हैं कि मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता है, मैजिक एग्जिस्ट करता है। वो एक दिन, वो एक अच्छे दिन के लिए आपको वेट करना है, भले 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, नो मैटर व्हाट, वो एक दिन ऐसा आएगा जो आपकी पूरी लाइफ बदल देगा। और फिर उसे भले ही लोग ओवरनाइट सक्सेस कहें, लेकिन वो एक दिन आता है। जब मैं और श्रेयस उसके घर के बाहर खड़े थे, तब हम बहुत डीप ब्रेथ्स ले रहे थे, बिकॉज हम चाहते थे कि वो हमारे साथ रहे। बिकॉज एक एलिट क्रिकेटर, एक इंडियन क्रिकेटर, स्क्रैप एक अनसेक्सी बिजनेस है, हम उसे सेक्सी कैसे बना सकते हैं? मैंने ऐसे सेक्सी, तो मुझे मिलेनियल्स, जेनजीज, हर किसी को इसमें एंगेज करना है। हम उसे कैसे कर सकते हैं? हम दोनों अगर कहेंगे तो लोग कितने सुनेंगे? लेकिन इंडिया में अगर कोई क्रिकेटर कहेगा, दैट्स वेयर द गेम चेंजेस कम्प्लीटली। तो हम सोच कर गए थे कि हमें वो कहते हैं ना, शाम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए, हमें दिनेश कार्तिक हमारे साथ चाहिए। और यूनिवर्स ने फिर हमें वैसा ही जवाब You दिया। manifested it. Yes. You guys manifested it. It took us hardly 20 minutes, hardly 20 minutes. and दिनेश कार्तिक being दिनेश कार्तिक, उन्होंने मेक श्योर किया कि हम कंफर्टेबल रहें। He saw and उन्हें पता चल गया ये नर्वस है बच्चे। He made us guys comfortable. उसने हमसे पिच नहीं करवाया। We had a conversation, इसमें बहुत थिन लाइन है, जहाँ पे हम कॉन्स्टेंटली कुछ सेल करने ट्राई कर रहे हैं और 1-on-1 नहीं हो रहा। हम यहाँ पर बैठे हैं आपकी तरह, आपके साथ जैसे बैठे हैं, और हम बातें कर रहे हैं फ्यूचर ग्रोथ के बारे में। और वहाँ से दिनेश कार्तिक बोलता है कि आपको मुझसे क्या चाहिए। वो जो वर्ड था, आपको मुझसे क्या चाहिए, वी न्यू वी चेंज द गेम। And Dinesh Karthik being Dinesh Karthik, and we are not मतलब uplifting him. This is the reality. He's a God's man. मतलब 26 साल के 2 बच्चे आ रहे हैं, and being a multimillionaire, he's a multimillionaire. He's a great sportsman. He's a great person. 2 बच्चे आ रहे हैं जो सिर्फ एक सिटी में है, जो वो सिटी को जानता भी नहीं है। एक ऐसा बिजनेस है जो बिजनेस को जानता भी नहीं है, एंड अनसेक्सी बिजनेस एज ही सेड। वो फिर वो बच्चों के बारे में, वो अनसेक्सी बिजनेस के बारे में सुनना, 15 मिनट्स देना, वो बच्चों के बारे में सोचना, बहुत बड़ी बात है। एंड जस्ट बिकॉज ही इज विद अस, वी हैव गॉट मल्टीपल कॉल्स, बिग कॉल्स, वी हैव गॉट दिस सक्सेस, वी हैव गॉट दिस, वी हैव बीन फीचर्ड इन मल्टीपल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। दिस इज ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, एंड because of him only. We owe him a big. मैम मुझे ऐसा लगता है कि हमने फर्स्ट टाइम तभी एक एलिट एथलीट से बात किया। एज एन इंडियन क्रिकेटर मुझे ऐसा लगता है कि उसको उन्हें कॉन्स्टेंटली कॉल्स आते होंगे डिफरेंट ब्रांड से, डिफरेंट चीज़ों से,
एक चीज़ हमने बहुत गौर की, जब 15 मिनट्स हम साथ में बैठे थे, वो हमारी आंखों में देख रहे थे और एक अनडिवाइडेड अटेंशन उनके लाइफ का उन्होंने हमें दे दिया। ये सेट अपार्ट करता है एलिट एथलीट्स को और नॉर्मल लोगों को। हमें ऐसा लगता है कि जब हमसे वो बात कर रहे थे तो वो लिटरली हमारे सोल के अंदर झांक रहे थे कि ये क्या करना चाहते हैं, इनके अंदर कैसी भावना है ये स्टार्टअप करने। मुझे लगता है वही स्पार्क उन्हें वो 10-15 मिनट में आ गया और वो बोले कि आप जाइए यहाँ से, मैं आपको बताता हूँ। वो ऑफकोर्स सी फेसिंग घर पर रहते हैं, तो हम ब्यूटीफुल होम, ब्यूटीफुल व्यू। वी वर वॉकिंग ऑन द बीच और मैंने इनसे पूछा कि भाई ये क्या हुआ अभी, अब ये सच है क्या? अपने साथ And क्या हुआ? To be honest, I'm not from the cricket background. He's from the cricket background, but I don't know how, but cricket also has given me everything I did not ask for. मुझे क्रिकेट ने बहुत कुछ दिया है। मतलब आई कैन अज्यूम कि क्रिकेट कितना बड़ा है, एंड क्रिकेटर्स या प्लेयर्स लाइक दिनेश कार्तिक, हाउ हम्बल दे आर, हाउ ग्रेट दे आर। जब भी मैं इसे पूछा कि ये अभी क्या हुआ भाई, ये सच था क्या कि अभी जो हुआ, एंड हम लोग वी टुक द आइसक्रीम एंड सैड की ये सच हो रहा है क्या, ये वी वे मतलब पास जा रहा हूँ कि अभी हुआ था क्या ये सब कुछ। तो तभी उनके जो मैनेजर है बालाजी, मिस्टर बालाजी, उनका इन्हें फ़ोन आया कि दिनेश लव्ड यू गाइस, लेट्स गो Wow. अहेड। वो लेट्स 10-11 सेकंड्स का कॉल था सिर्फ, दैट और चेंज आवर लाइफ। ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगा कि जब ये कॉल आएगा ना तो हम बहुत नाचेंगे। हर कोई एज्यूम करेगा ये तो नाच रहे होंगे, गा रहे होंगे। Movies में यही दिखा हम ऑनेस्टली, अगर किसी की भी लाइफ में ये फेज आएगा तो वो रिलेट कर पाएगा। हम रिएक्ट ही नहीं कर पाए, हम सिर्फ बैठकर वो सी के सामने बैठकर देखते रहे, बिकॉज वो मोमेंट डाइजेस्ट करने हमें 2 दिन लगे कि जो लड़के डोंबिवली में वज्रा गाड़ी करके है उसमें बैठकर इलेक्ट्रिक गाड़ी में वो भंगार उठा रहे हैं, सिर्फ एक कॉज उनके दिमाग में है, लेकिन 600 रुपये जेब में है। वो कॉज वाले लड़के दिनेश कार्तिक के पास बैठकर उन्हें पिच करके उनसे हाँ बुलवा कर यहाँ पे बैठे हैं, हम कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाए। We just sighed long, मतलब it was like because वो 1 साल का जो पेन था we have gone through, it was gone. We were really calm and we were looking at the sea ki this is ours now, we can conquer this just Wow. because he has got our back, we can conquer this. जब हम वापस आए तो हम 2 डिफरेंट पर्सनालिटीज़ बनकर आए, और तभी से हमने ठान लिया कि जिन्हें हमारा बिजनेस मॉडल समझ नहीं आता है, जिन्हें पता नहीं चल रहा है हम क्या कर रहे हैं, कौन से विजन के साथ जा रहे हैं, नो ऑफेंस, नथिंग पर्सनल, लेकिन हम उन्हें चेस नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ एक्सेलेंस के पीछे जाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ हमारे काम पर ध्यान देंगे। अगर फेट में रहेगा कि फंडिंग अच्छी होगी, अगर फेट में रहेगा कि ऑनेस्ट कस्टमर्स हमारे पास आएंगे, तो आने देते हैं। जब हम वापस आए हमारी एनर्जी इतनी पॉजिटिव हो चुकी थी कि हम ऑल ऑफ सडन पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगे। ऑल ऑफ सडन एवरीथिंग चेंज इन अ ब्रेक ऑफ अ सेकंड। वो कहते हैं ना कुछ ऐसा करके दिखा कि खुद खुश हो जाए भगवान। सो वो उनका गिफ्ट था हमारे लिए। ट्रू कि वो इतनी मेहनत देखी इतने सालों से, People can call it a overnight success, but only people like you, people like us know कि ये overnight नहीं था. It was like 700 nights. It was never overnight. lots of tears, lots of laughters, lots of Our things, first years. losing people, losing friends. In this journey you usually lose friends, Yeah. lots of friends, because आप time नहीं दे पाते, but मैं मानती हूँ कि वो असली friends नहीं है। Mhm. नाउ दिनेश कार्तिक की एक और बात, आप एक रिसाइकल्ड चीज़ों का एक पोर्ट्रेट बनाकर लेकर गए थे उनके लिए गिफ्ट, वो क्या था? हमारे डियर फ्रेंड लवजी ने ये बनाया था। शी इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट, बट हमने उन्हें हम लोगों को जो हमारे साथ होते हैं ना, हम उन्हें चैलेंज दे देते हैं। हम मेक श्योर करते हैं कि वो हमारे उनके कंफर्ट जोन से बाहर आ जाए। हमने उन्हें बोला कि हमें ऐसा पोर्ट्रेट चाहिए जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग को पोर्ट्रे करे, उन्हें हमारा कॉस्ट पता चले, और जब वो देखें ये चीज़ तो उन्हें पता चले कि हम कौन सी मिशन पर हैं। बहुत बड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन था वो हमारा,
एंड इवेंचुअली हमने वो आइडिया लाया कि हम एक रिसाइकल्ड कैनवस के ऊपर उनका पिक्चर ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर रिसाइकल्ड प्लास्टिक के जो शेडेड मटेरियल होते हैं वो उस पर लगा कर हमने गिफ्ट देंगे। एक दिनेश कार्तिक का आइकॉनिक मैच था, मैं वो शेयर करना चाहूँगा। निधास ट्रॉफी फाइनल्स, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। एक बॉल में 5 रन चाहिए, दिनेश कार्तिक ऑन स्ट्राइक और वो वहाँ से 6 मारते हैं वाओ, फाइनल्स में। एंड दिनेश कार्तिक स्टूड लाइक दिस, और वही फ़ोटो एक आइकॉनिक फ़ोटो ऐसी है जो हर एक क्रिकेट फ़ैन के अंदर है। एंड वही फ़ोटो हमने वापस वहीं पे रेप्लिकेट किया, उसे श्रेडेड प्लास्टिक में हमने उन्हें लगाया। तो वो कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत बटरिंग हमने किया हाँ। दिनेश कार्तिक को। मस्काबाजी की। पर जब उन्होंने वो देखा तो ही लव्ड इट। मुझे लगता है बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ होकर उन्हें यस कहना ही पड़ा, मुझे लगता है इवेंचुअली। राइट, तो हमने मेक श्योर किया कि हम हर बॉक्स से स्टिक करें। I would like to add कि as we were struggling before going to Dinesh Karthik, we did not pay for that art to Labdi. She is a great artist, but just because she is our friend, she agreed कि हाँ ठीक है रे, पेमेंट वगैरह देख लेंगे. We did not pay. We still over that money, but we It's didn't pending. pay. You didn't pay her. It will always be pending. Wow. But just because हमारा लगाव है उसकी तरफ और उसका हमारे तरफ लगाव है, it got settled. Honestly, Dinesh Karthik wasn't the first person जिन्हें हमने अप्रोच किया. Yeah. We got rejected there so many There. times. We n numbers of लोगों से हमने ये किया. I'm not sure कि हमें नाम लेना चाहिए या नहीं, but हमने लोकल इन्फ्लुएंसर से भी बात की हमने, जो एक्चुअली बहुत लोकल इन्फ्लुएंसर वो बोले मैं स्क्रैप के ऊपर कुछ नहीं करूँगा. ट्रू, वेरी ट्रू. तो अब आते हैं, जैसे क्रिकेट की बात चली रही है, आते हैं T20 पर. T20 में, T20 मुंबई में आपका ब्रांड स्क्रैपजी, आपकी कंपनी रिसाइकलिंग पार्टनर थे इस बार. अगेन सेम क्वेश्चंस, कैसे पहुँचे, क्या रोड मैप था, किन किन से रिजेक्शंस आए T20 के लिए भी, क्योंकि T20 मुंबई इट्स अ बिग ब्रांड, वन ऑफ द बिगेस्ट. तो अपनी कंपनी को वहाँ तक लेकर जाने के लिए क्या क्या किया So, और कैसा एक्सपीरियंस था कि खुद को उतने बड़े स्क्रीन पर देखते हुए, खुद के ब्रांड का नाम वहाँ देखते हुए, क्या फीलिंग थी, क्या एक्सपीरियंस था? हैप्पी टीयर्स तो होंगे ज़रूर. Right, many. So when you ask कि दिनेश कार्तिक तक कैसे पहुँचे, and you are asking now कि T20 मुंबई तक कैसे पहुँचे, so I would really be thankful to Hennik's career as he's a MCA panel cricket umpire. So अगर ये अंपायर ना होते तो Wow. ये दो हमारे जो लाइफ के या स्क्रैप जी के जो बड़े अचीवमेंट्स है या माइलस्टोन्स है, ये अचीव नहीं हो पाते, जस्ट बिकॉज ही इज़ दैट रेप्यूटेड इन MCA, so people have faith in him. Mr. Ganesh Iyer has faith in him. मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा बात है कहना कि मेरी वजह से हुआ है सिर्फ, but I will never be a sole reason of anything, because yes we had access to the people जिनसे हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं, फिर वो दिनेश कार्तिक हो या मिस्टर गणेश अय्यर हो जो एपिक्स काउंसिल मेंबर हैं T20 मुंबई के. लेकिन T20 मुंबई में भी हम लास्ट 3 इयर्स से ग्राइंड कर रहे हैं, जहाँ पे हम उनसे बात करने ट्राई कर रहे हैं. हम चाह रहे थे कि हम कोलैबोरेट कर जाएं, और ये 3 साल में फिर उन्होंने हमारा ग्रोथ देखा. उन्होंने देखा कि ये लड़के आज तक रुके नहीं हैं और ये पॉजिटिव नंबर्स के साथ ग्रो कर रहे हैं, तो उन्हें लगा इन्हें चांस देना चाहिए. येस वी हैड एन एक्सेस टू पीपल जहाँ पे शायद जो नॉर्मली करें उन्हें पहुँचने वहाँ तक टाइम लगे, लेकिन हमारे नंबर्स हमारे पीछे बात कर रहे थे, और वो बहुत बड़ा फैक्टर था कि जहाँ पर हम T20 मुंबई को सक्सेसफुली कर पाए. एक चीज़ मैं आपसे खाली कहना चाहूँगा एज ए क्रिकेट फ़ैन, और मैं जानता हूँ आपके ऑडियंस में बहुत सारे लोग क्रिकेट फ़ैन होंगे. हम जब छोटे थे तब हम समर वेकेशंस में मॉम डैड वगैरह के साथ चौपाटी जाते थे, एंड समर वेकेशंस में यूजुअली IPL का भी टाइम होता है, और हम दूर से चौपाटी से हम वो लाइट्स देखते थे वानखेड़े की, और सोचते थे यार किसी दिन हमें वहाँ पर जाना है, बिकॉज वो टाइम पर हम अफोर्ड नहीं कर पाते थे IPL के टिकट्स. एंड जब हम वहाँ पे खड़े रहते थे चौपाटी में, हम सोचते थे यार किसी दिन वहाँ पर पहुँचना है, एटलीस्ट स्टेडियम एक बार देखना है लाइफ में. आप इमेजिन कीजिए लाइफ ने हमें ऐसा चांस दिया कि जो वानखेड़े स्टेडियम की लाइट्स हम वहाँ से देख रहे थे, उस स्टेडियम के बड़े स्क्रीन पर हमारी ब्रांड
वो ब्रांड जिसे हमें हमें हमारे हाथों से बनाया है, जिसका नाम से लेकर हमने सब कुछ हमने बनाया है, वो ब्रांड का लोगो वो बड़े स्क्रीन पर, वो 40,000 लोगों के सामने, नीचे सूर्य कुमार यादव खेल रहे हैं, नीचे श्रेयस अय्यर खेल रहे हैं, एन नंबर ऑफ बिग नेम्स खेल रहे हैं, वहाँ पर स्टैंड में रोहित शर्मा बैठे हैं। आपका नाम गूंज रहा था उस स्टेडियम में। अनरियल फीलिंग, अनरियल फीलिंग। एट दी सेमीफाइनल फाइनल्स जब हम ऐसा जा रहे थे जस्ट फॉर द इंस्पेक्शन की ओ गाइस आर वर्किंग गुड, आर दे डूइंग द जॉब, आर दे पिकिंग अप द एवरी रिसाइक्लेबल वी इंस्ट्रक्टेड टू पिक अप। तो जब भी हम लोग घूम रहे थे तो पीपल वर लाइक रिकॉग्नाइजिंग अस कि यार ये स्क्रैची बना रही है, वो उधर स्कोर बोर्ड पे आ रहा है, इनका ही ब्रांड है। सो वी वर लाइक बट स्टिल इनसाइड हम लोग वी वर डांसिंग, ये लोग पहचान वो रहे होता करके। है कि जब कोई सेल्फी खींचता है, कोई हमें रिकॉग्नाइज करता है, तब ऐसे लगता है कि नहीं मतलब ठीक है, थोड़ा सा हम बिल्कुल है। दिखाते हैं, कूल दिखाते हैं कि हाँ वी आर लाइक वेरी हम्बल, वेरी नाइस, ठीक है, ओके ओके। ऑनेस्टली आपसे कहूँ मैम, हमने सिर्फ एक पर्सन को अप्रोच नहीं किया था हमने इस पर, हमने MCA के या विदाउट MCA भी हमने बहुत लोगों को अप्रोच किया, जो वो टाइम पर जब हम न्यू थे, हम रॉ थे, तो हमें देखकर छुप जाते थे कि यार ये वापस आकर हमसे कुछ मांगेंगे। और फिर ऐसा टाइम आया जहाँ पे आप जैसे लोग हैं, दिनेश कार्तिक जैसे लोग हैं, दीपिका मैम जैसे लोग हैं और मिस्टर गणेश अय्यर जैसे लोग हैं, जिन्होंने हम पर बिलीव किया। वो बिलीफ पर हम खड़े उतरे, हमने दिन रात मेहनत की, कोई इवेंट हो या हमारा स्टार्टअप हो, उसे सक्सेसफुल बनाने, हम नहीं कहेंगे सक्सेसफुल बनाने बिकॉज हम अभी भी सोचते हैं कि ये टिप ऑफ एन आइसबर्ग है, जहाँ पर हम आज हैं वो टिप भी नहीं है जहाँ हमें जाना है, लेकिन उस चीज़ को मुमकिन करने फिर हमने काम किया क्योंकि दिन यू रात कांट एक। लेट दोज पीपल डाउन। एग्जैक्टली। और फिर जो लोग हमसे छुप कर चले जाते थे हमें देखकर, फिर वो आए, अरे भाई कैसा है, हम जानते थे तू मेक इट कर लेगा, यू विल मेक इट वर्क। नहीं भाई, तू नहीं जानता था हम कर लेंगे, तूने बिलीव नहीं किया। इसीलिए इस पॉडकास्ट में मैंने आपसे आपके फेलियर्स के बारे में ज़्यादा पूछा, अगर आपने ये नोटिस किया होगा, क्योंकि अचीवमेंट्स तो हर कोई पूछता है, अचीवमेंट्स तो अपनी सोशल मीडिया पर भी सब डालते हैं, लेकिन फेलियर्स इसीलिए पूछा ताकि जो नए लोग, पता है इवन इन फिल्म इंडस्ट्री, आवर इंडस्ट्री, व्हेन पीपल, मीडिया प्रोफेशनल इंडस्ट्री, पीपल कम, उनको रियलिटी चेक नहीं होता है। ये मुझे स्टार्टअप फाउंडर्स को, एस्पायरिंग स्टार्टअप फाउंडर्स को रियलिटी चेक देना था, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में कोई आता है, कहते हैं, 4 लोग कहते हैं हाँ तो हीरो बन सकता है करके बनने आ जाता है, बट उसके पीछे क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है उसका रियलिटी चेक नहीं होता है। वो बस एक हीरो बनने आते हैं, एक्टर बनने नहीं आते हैं। इसीलिए रियलिटी चेक होना, क्योंकि सब अपनी अच्छी चीज़ें ही दिखाते हैं सोशल मीडिया पर, और ये देखकर दूसरों को इनसिक्योर फील होता है, फोमो फील होता है कि अरे यार ये तो मेरे साथ नहीं हो रहा है, ही इज़ अ मिलेनियर, ही इज़ अ बिलेनियर, मैं कब बनूंगा। वो कुछ नहीं है, वो बस दिखा रहे हैं। तो जो लोग अपने फेलियर शेयर करते हैं ना, तब उन्हें सच में समझ आएगा कि स्टार्टअप एक स्टार्ट करना, मतलब कोई भी कमिंग अप विथ वन स्टार्टअप इज़ नॉट ईजी बट नॉट इम्पॉसिबल एज वेल। इट इज़ पॉसिबल अगर वो जज्बा, वो डेडिकेशन, वो पैशन आप में है। तो फेलियर्स इसीलिए मैंने ज़्यादा डिस्कस किए, ताकि वो लोगों को रियलिटी चेक मिले, एंड देन वो दे शुड थिंक ट्वाइस बिफोर इन्वेस्टिंग मनी, देयर ओन मनी एज वेल। तो इसीलिए मैंने, आपको ऐसे लगा होगा कि मैंने फेलियर्स ज़्यादा डिस्कस किए। दिस इज़ फॉर ऑल दोज जो लोग ये सुनेंगे और उनको उनके सपनों को और ज़्यादा ताकत मिलेगी, बुलंद होंगे उनके सपने। So while we are talking about T20, so it was a great experience. It was a great honor to work with people like Ganesh Iyer sir and the team of T20 Mumbai. But to be honest, sorry, but I am not a cricket fan. ओके, बचपन में सॉरी। I'm a hardcore boxing fan. I'm a hardcore. मेरा जो यू Instagram मस्ट बी इंडिया पाकिस्तान फैन, इंडिया क्रिकेट पाकिस्तान मैच फैन। ये सो कॉल्ड क्रिकेट फैंस हैं, ये सो कॉल्ड क्रिकेट फैंस हैं जहाँ पे हर कोई वो फैन है, वो क्रिकेट देख रहे हैं तो वो बस को फॉलो कर रहे हैं। रियल क्रिकेट फैंस टेस्ट मैचेस देखते हैं, रियल क्रिकेट फैंस ऐसी मैचेस देखते हैं जो कोई नहीं देख रहा है। So, I'm not a cricket fan, as I said before, and really sorry for that again. But cricket has given me so much success also, and just a tip of an iceberg. But still, cricket has, because of cricket, I am working with Dinesh Karthik. Just because of cricket, I am
वर्किंग विद T20 मुंबई एंड जस्ट बिकॉज ऑफ क्रिकेट मेरा वो स्क्रैपजी जो ब्रांड है वो बोर्ड पे आ रहा है एंड प्रेसिडेंशियल बॉक्स में मुझे एंट्री मिलना और हम लोग ने अभी मैं मेंशन करना चाहूँगा कि हम लोग कपिल देव सर से मिले, उनसे 5 मिनट्स बात की एंड रियली हम्बल पर्सन एंड मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं उनको एक्सप्लेन Because, करना you know, हाउ man, ग्रेट गाय इज। जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और कर चुके हैं जो ग्रेट्स, उन्हें पता है कि हमें इंडिया के लिए और कैसे अच्छा करना है। हम एलिट एथलीट्स की तो बात करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन कपिल देव सर जैसे लोग वो एलिट एथलीट्स के भी एक स्टेप ऊपर हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने मिस्टर सचिन तेंदुलकर को भी इंस्पायर किया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो पर्सन मिस्टर सचिन तेंदुलकर को, जो गॉड ऑफ क्रिकेट है, उन्हें इंस्पायर करते हैं बैट पकड़ने, जो नेशन को सर्व करने। हमने उनके ब्लेसिंग्स लिए, हमने स्क्रैपजी उनके साथ डिस्कस किया और हमने उन्हें कहा कि हमें वेस्ट मैनेजमेंट में इंडिया को स्क्रैपजी का एपिटमी बनाना है, इंडिया को वेस्ट फ्री बनाना है और हम इसे कैसे बनाएंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब भी उन्होंने उनके ब्लेसिंग्स हमें दिए और जब हम वापस आ रहे थे वो ब्लेसिंग्स लेकर, एक डिफरेंट एनर्जी लेकर आते हैं ऐसी पर्सनालिटीज़, बिकॉज उन्होंने इतना अचीव किया है। अगर उसका 1% भी अगर हम अचीव कर लेंगे ये एक लाइफ में, तो हमारे लिए, हमसे ज़्यादा इंडिया के लिए ज़्यादा अच्छा होगा इसमें। एंड ही इज़ अ क्रिकेट्स गाय, बट मुझे ये बोलना है कि क्रिकेट इतना ह्यूज मार्केट है कि जो क्रिकेट, जब भी कोई लड़के ने क्रिकेट खेला नहीं है उसे इतना सक्सेस दे रहे हैं एंड जस्ट बिकॉज आई वुड सजेस्ट कि आई एम अ पर्सन हु बिलीव्स इन मल्टीवर्स, तो कहीं पे मल्टीवर्स में मैंने एक चेयर शायद सही रखी तभी जाके ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। तो जस्ट बिकॉज आई एम नॉट अ क्रिकेट गाय और मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, जो मिलियंस ऑफ क्रिकेट फैंस का जो ड्रीम है कि कपिल देव सर को मिलना है, प्रेसिडेंशियल बॉक्स में जाना है, जो बड़ा स्कोर बोर्ड है वहाँ पे खुद दिखना है या खुद के ब्रांड को दिखाना है, बट वो मेरे साथ हो रहा है। आई एम रियली थैंकफुल फॉर द क्रिकेट फेटर्निटी, फॉर द क्रिकेट वर्ल्ड, यस, एंड रियली थैंकफुल फॉर दैट। एंड ये जो पोर्ट्रेट आप बात कर रहे थे मिस्टर दिनेश कार्तिक को देना, हमने सेम पोर्ट्रेट वापस मिस्टर सूर्य कुमार यादव को भी दिया है। Wow. From the same artist? Yes. But this time we paid. This time we paid. This time we were well beamed enough. ये पे करते ना हम लोग ने स्टिल लास्ट का पेमेंट अभी तक बाकी रखा है। हाँ, वो लाइफ टाइम हमेशा पेंडिंग रहेगा। रहने वाला वो है। हमेशा रहेगा। वो ब्याज दोस्ती का चढ़ते जाने पेंडिंग, वाला या है। वो दोस्ती Right. का इक्वेशन है। Right. सो नाउ कमिंग टू द नए इंडिया का नया इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज उसी के बेसिस पर आपने स्क्रैपजी मूवमेंट स्टार्ट किया है एंड लोगों को अगर वो जुड़ना है तो कैसे जुड़े? So when we talk about circular economy, so I would like to answer what is circular economy. So circular economy ऐसे काम करती है कि जो चीज़ इंडिया में बन रही है, जो रिसाइक्लेबल है, वो यहाँ से कंज्यूमर तक जाएगी, कंज्यूमर वो पूरा यूज़ करके उसे रिसाइकल करके और रिसाइक्लेबल कंपनीज में भेज के वो वापस वो मटेरियल बने, उसे कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। एंड सर्कुलर इकोनॉमी एग्जिस्ट जस्ट बिकॉज कि इंडिया में इंपोर्ट्स बंद हो और एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़े, जहाँ पे हमारा इकोनॉमी बढ़े या जीडीपी बढ़े। GDP पर That's why a circular economy exists, and Scrapji Brands promotes that. We are working on that. Our work will be more on this, and we are doing R&D on that. We are constantly learning about circular economy just because it's a huge sector. It's an everyday process. It's a everyday And learning. it's a good way to live the life. Honestly, चीज़ें कंज्यूम करना इजी है। हम हमारे मदर अर्थ पे कितना प्रेशर डालेंगे चीज़ें कंज्यूम कर करके। यस, इंडिया की इकोनॉमी हमें बेटर करनी है, यस, वो तो होती रहेगी और वो हम कॉन्स्टेंटली करते रहेंगे। लेकिन इमेजिन कीजिए, हम जब वो कंजम्पशन है उसे थोड़ा स्लो डाउन करेंगे, जैसे ही वो स्लो डाउन हो जाएगा तो हमारी जो अंदर की प्योरिटी है, अंदर की जो एनर्जी है, वो ज़्यादा एनहांस हो जाएंगे। हम ह्यूमिलिटी बहुत ज़्यादा अपनाने लगेंगे, बिकॉज हम चीज़ें ख़राब होने पर या हल्की सी ख़राब होने पर हम उसे फेंक नहीं रहे, हम उसे तब तक यूज़ करें जैसे 90s और 80s में होता था। वो उन लोगों का माइंडसेट, उन लोगों का वे ऑफ लाइफ इतना अमेजिंग क्यों था वो चीज़ों से। आज तो लोग भले ही रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं, लेकिन वो लोगों में दम इसीलिए था बिकॉज वो जो हम वो चीज़ें कंज्यूम करते थे वो बहुत स्लो पैटर्न में करते थे, और वहीं से इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्ट हुई है और ये हमेशा सस्टेन करेगी भारत। एंड ये मूवमेंट अगर किसी को ज्वाइन करना हो, स्क्रैपजी मूवमेंट, तो कैसे पार्टिसिपेट करे? क्योंकि मैनी पीपल आर देयर हु रियली वांट टू डू गुड फॉर द नेचर, फॉर द एनवायरनमेंट, बट उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता।
यस एक्चुअली हम जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमने उन्हें एक नाम दिया है एवेंजर्स। हम कॉन्स्टेंटली कॉलेजेस में, स्कूल्स में, किंडरगार्टन्स में हम कॉन्स्टेंटली सेमिनार्स करते रहते हैं। सेमिनार नहीं कह सकते, बट हम मूवमेंट के बारे में बताना कॉन्स्टेंटली करते We रहते can हैं। call it activation also. एक्टिवेशन हम उन्हें बताते हैं कि हम सरल भाषा में बोलते हैं कि क्या आप एवेंजर्स बनना चाहते हो। हर कोई कहेगा यस हम बनना चाहते हैं। आप तभी एवेंजर्स 2025 में बन सकते हो अगर आप रिसाइकलिंग कर रहे हो। मैं आपको बताऊंगा क्यों। एवेंजर्स क्या करते हैं? एवेंजर्स वर्ल्ड को सेव करते हैं, वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। रिसाइकलिंग इज इक्वल टू प्रोटेक्टिंग योर मदर अर्थ। आप उससे ज़्यादा नोबल काम इंडिया में हो या वर्ल्ड में कहीं कर ही नहीं सकते। बिकॉज आप जो चीज़ कंज्यूम कर रहे हो पर्सनली, आप उसे वापस एक नई लाइफ दे रहे हो। उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? तो हम चाहते हैं कि 2030 तक मिनिमम 3 to 3.5 करोड़ एवेंजर्स हम इकट्ठा करें हमारे पास। और फिर ये मोमेंट सिर्फ स्क्रैप जी या हमारा नहीं होगा। ये मोमेंट ऐसा होगा जिसमें पूरा भारत ज्वाइन होगा। इसमें ये मोमेंट ऐसा होगा जहाँ पे पूरा भारत पार्टिसिपेट करेगा रिसाइकलिंग में। ये स्क्रैप जी के साथ हो सकता है या आपके घर पर कोई चीज़ों को रीयूज़ करने से हो सकता है। हम हमारे ब्रांड को इसमें प्रमोट नहीं करना चाहते। हम ये एवेंजर मोड में, हम ये ट्रैश फ्री इंडिया में उन्हें प्रमोट करना चाहते हैं जो सस्टेनेबिलिटी को अब उनके डे टू डे लाइफ का हिस्सा बना चुके हैं। दे आर द रियल एवेंजर्स। वेरी नाइस थॉट। लास्टली, फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? क्योंकि आपका गोल है बाय 2030 यू वांट टू मेक इंडिया ट्रैश फ्री। उसके लिए क्या प्लान्स हैं, क्या फुट स्टेप्स रहेंगे? क्योंकि बेबी स्टेप्स ही रहेंगे तब जाकर ये गोल अचीव होगा। सो व्हाट्स द हम Plan. जो स्टार्टअप में आते हैं, जो स्टार्टअप के कैटेगरी में आते हैं, वो सोशियो इकोनॉमिक स्टार्टअप है हमारा। ये एक ऐसा स्टार्टअप है, अगर ये ग्रो होता है तो नेचर भी अच्छा ग्रो करेगा, इंडिया का जीडीपी में भी हम कंट्रीब्यूट करेंगे, हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे और हम हर चीज़ों को टिक करते जाएंगे। हमारा फ्यूचर ग्रोथ या हमारा फ्यूचर प्लान ऐसा है कि हमें 2030 तक इंडिया को ट्रैश फ्री बनाना है। ये हम कैसे कर सकते हैं? एक इसमें 2 फैक्टर्स आते हैं, एक मॉनेटरी फैक्टर और एक स्पिरिचुअल फैक्टर। व्हेन ऐसे स्पिरिचुअल, आप रिसाइकल, मुझे पता है आप भी रेगुलरली करते हैं। जब इंसान रिसाइकल करता है हम उन्हें रिवॉर्ड तो करते हैं, लेकिन हम उन्हें सेंस ऑफ अचीवमेंट इस तरीके से देते हैं कि आज उन्होंने, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल 10 kg न्यूज़पेपर आज उन्होंने रिसाइकल किया, तो हम उन्हें कहते हैं आपने आज कम से कम 2 झाड़ बचाए हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं 2030 तक जिस दिन 3.5 करोड़ ऑफ एवेंजर्स हम चाहते हैं हमारे साथ जुड़ जाएं, वो कॉन्स्टेंटली जहाँ पर वर्क करेंगे इंडिया को वेस्ट फ्री बनाने में, इंडिया को रिसाइकलिंग में आगे बढ़ाने में। इंडिया वर्ल्ड का वन ऑफ द क्लीनेस्ट कंट्री कहकर आगे आएगा। आप इमेजिन कीजिए, आपके कोई फ्रेंड्स आई एम श्योर अब्रॉड रहते रहेंगे, आप उनसे पूछते हैं, या आप इमेजिन कीजिए हॉलीवुड हो या कोई भी बाहर के जो एजेंसीज हो, आप इंडिया को कैसे बताते हैं? dirty, Dirty है, ये है। unhygienic, dirty. Yes. I fall sick Yeah. after coming here. Yes. यही responsible And थे। honestly- everything, but still एंड ऑनेस्टली आपने जब स्टार्ट किया पॉडकास्ट, आपने कहा कि पढ़े लिखे अनपढ़, ये पढ़े लिखे अनपढ़ वो हैं जो आधे टाइम लंदन होते हैं, यूएस में होते हैं और वहाँ पे क्लीन सड़कें देखते हैं और वाह वाह करते हैं, और यहाँ पे आके खुद कचरा करते अच्छा कर। हैं। ये चीज़ 2030 तक हम चेंज करना चाहेंगे। ये जो मूवमेंट है आपने जो बात की, वो इतना पावरफुल मूवमेंट बनेगा जब 3.5 करोड़ एवेंजर्स हमारे साथ होंगे। और आज हम क्लोज टू 18 लाख एवेंजर्स पर हैं हम। Wow, that's a huge team. Yes. हम कल्याण, डोंबिवली, थाने, ये 3 सिटीज़ में हम 18 लाख एवेंजर्स को एक्टिवेट कर चुके हैं, जो हमारे साथ कॉन्स्टेंटली रिसाइकलिंग एक्टिविटीज़ में हमारा साथ देते हैं। हम सोशल मीडिया में ज़्यादा नहीं बताते, थोड़े हम इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ हैं, लेकिन ये जो मूवमेंट है वो 2030 में साथ में हम सबको दिखेगा। क्योंकि एक क्रिकेटर हमारे साथ है, एक इंटरनेशनल स्क्वॉश प्लेयर हमारे साथ है, और हम सब साथ मिलकर ये चेंज लेकर आएंगे। Nice. That's a huge family, I can say. Exactly. Not a team, Yes. family. And I'm coming to the technical terms. Yes, our goal is to get trash free or scrap free by 2030. If we want to achieve that, we are going vertical for that, and we are in talks. हम in talks है इंडो जर्मन कंपनीज के साथ जो constant R&D करते हैं
how to recycle the scrap or the trash. So yes, we are in talks with government also, the local government also, or and also the state government, how we can work together, how they can promote us, and how we can grow with the government also. So yes, on the technical terms, we are in talks with companies to go vertical, how we can recycle, how we can also recycle the trash. हम जो रोड्स के बाजू में जो ट्रैश मिलता है हमें, एंड इट्स नॉट प्लेजेंट टू सी, तो वो कैसा हमें एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसा हम बात कर रहे हैं कंपनीज के साथ कि वो कैसा हम रिसाइकिल करते हैं. एंड फाइनेंशियली हम 2030 तक स्क्रैप जी को एटलीस्ट 100 करोड़ रेवेन्यू की कंपनी बनाना चाहते हैं. एंड वो तभी अचीव होगा जब हम अच्छे से स्केल कर कर रिसाइकलिंग एक्टिविटीज़ बढ़ा सकते हैं. ये दोनों साइड से, जैसे मैंने कहा कि सोशियो इकोनॉमिक वेंचर है हमारा इकोनॉमी बढ़ेगा तो हमारा सोशल अवेयरनेस भी हमें बढ़ाना होगा. तो इट्स अ विन विन फॉर एवरीवन. राइट. बहुत अच्छा लगा आपसे बातें कर कर. थैंक यू सो मच. इट वॉज़ माई प्लेजर कि आज मैं आपको इंटरव्यू कर पाई. माई ऑनर. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग.